गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ओवरहेड एनालिसिस। आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर तीन तरह की कॉस्ट इंकर की जाती है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर तीन तरह की कॉस्ट इंकर की जाती है। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। और आप सभी बच्चे ये भी जानते हो कि कुछ मटेरियल कंपनी के लिए क्या कहलाता है? डायरेक्ट मटेरियल। और कुछ मटेरियल क्या बन जाता है कंपनी के लिए? इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलरली लेबर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ लेबर कंपनी के लिए क्या होती है? डायरेक्ट लेबर। और कुछ लेबर क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट लेबर। सिमिलरली कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के लिए और कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दें, अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल निकाल दें, तो जो टोटल निकलकर आएगा उसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट। सिमिलरली अगर हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दें, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लें, तो वो जो टोटल निकलकर आएगा उसको क्या बोला जाएगा? ओवरहेड बोला जाएगा। क्या बोलेंगे उसे? ओवरहेड बोलेंगे उसे। तो ओवरहेड क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो चैप्टर का नाम था ओवरहेड एनालिसिस, तो ओवरहेड का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए यहां पर आपको डाउट आ रहा होगा, सर कोई भी एक्सपेंस कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आइडेंटिफाई कैसे करें? ये डाउट आपको आएगा यहां पर। तो इसके लिए हमारे को डेफिनेशन दी हुई है एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। हमारे को डेफिनेशन गिवन है किसकी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। कह रहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड ऑब्लिक डायरेक्टली ट्रेसेबल और एलोकेटेड टू द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये डेफिनेशन क्या है तो ध्यान से समझना। सपोज मेरी कंपनी में ये पेन बनता है, मेरी कंपनी में ये पेन बनता है। अब इस पेन को देखकर आप बता सकते हो कि इस पेन को बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट लगी होगी। कौन कौन सी लगी होगी? सबसे पहले देखो मटेरियल इजिली आइडेंटिफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा कि इस पे मटेरियल लगा हुआ है। तो वो कॉस्ट जो इजिली आइडेंटिफाइड हो सकती है फाइनल प्रोडक्ट को देखकर, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो फिनिश गुड्स को देखकर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, उन सभी कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। तो हमारी यहां तक तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है डायरेक्टली ट्रेसेबल और एलोकेटेड टू द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये ट्रेसेबल, एलोकेटेड, ये क्या होता है? तो इसको ध्यान से समझना। मैंने इस पेन को बनाने के लिए ना एक लेबर को बुलाया और मैंने बोला कि मेरे को ये पेन बनाना है, आप बताओ बनाने में कितने चार्जेस लोगे। क्या बोला मैंने? लेबर को बुलाया और उसे बोला ये पेन बनाना है, बताओ कितने चार्जेस लोगे। लेबर कह रही है सर एक पेन के लिए 10 रुपए लेंगे। उस लेबर ने क्या बोला? एक पेन के लिए कितना चार्जेस लेगी वो? 10 रुपए। तो यानी अगर मैं उससे एक पेन प्रोड्यूस करवाऊं तो मेरे को पेमेंट कितना करना होगा? 10 रुपए का। तो मैंने जैसे ही उसको 10 रुपए पे करें, वो मेरे लिए क्या बनेंगे? एक्सपेंस। तो मेरी पॉकेट से एक एक्सपेंस हुआ 10 रुपए का। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब ये जो 10 रुपए मैंने एक्सपेंस इंकर्ड करे हैं, ये कितने पेन में जाके ऐड होगा?
ये एक पेन की कॉस्ट में ऐड होगा या एक पेन से ज्यादा की कॉस्ट में ऐड होगा? ये 10 रुपए एक पेन की कॉस्ट में जाकर ऐड होगा। तो यानी मैंने खर्चा करा 10 रुपए और वो डायरेक्टली जाकर ऐड किस में हो रहा है? इस पेन की कॉस्ट में। तो वो 10 रुपए इस पेन के लिए क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो खर्चा डायरेक्टली आकर इस पेन की कॉस्ट में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो इंकर होने के बाद प्रोडक्ट की एक यूनिट में आकर ऐड हो जाता है, तो उस खर्चे को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। तो यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस को समझने के लिए मैं आपको एक इजी वे समझाता हूं कि यहां पर देखो, मैंने खर्चा कितना करा? 10 रुपए करा था खर्चा। एक्सपेंस कितना हुआ? 1। और वो जाकर कितनी यूनिट की कॉस्ट में ऐड हो रहा था? 1 यूनिट की कॉस्ट में। तो खर्चा भी 1, यूनिट भी 1। तो यहां पर क्या है? खर्चा 1 करा और कितनी यूनिट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है? 1 यूनिट की कॉस्ट में। खर्चा भी 1, यूनिट भी 1। तो दैट इज कॉल्ड, ये क्या है? 1-to-1 कोरिलेशन। खर्चा भी 1 और उसको कितनी यूनिट में ऐड होगा? 1 यूनिट में। 1 खर्चा 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड 1-to-1 कोरिलेशन। तो जहां पर भी बेटा 1-to-1 कोरिलेशन होगा, वो सारे एक्सपेंस क्या बन जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएंगे। क्या बोला मैंने? जहां पर भी 1-to-1 कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, वो सारे एक्सपेंस क्या बनेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा? 10 रुपए का पेमेंट करा लेबर को। जैसे ही 10 रुपए का लेबर को पेमेंट करा, लेबर ने एक पेन बना के दे दिया। मैंने कॉस्ट में, इस पेन की कॉस्ट में 10 रुपए को क्या कर दिया? ऐड। तो यानी जैसे ही मैंने एक खर्चा करा, वो सीधा आके ऐड हो रहा है एक पेन की कॉस्ट में। यहां पर क्या हो रहा है? 1-to-1 कोरिलेशन। समझने वाली बात यहां पर ध्यान देना कि मैंने खर्चा करा 1 और वो जाकर ऐड किस में हो रहा है? 1 यूनिट की कॉस्ट में। तो इसको बोला जाता है एलोकेशन। एक खर्चा 1 यूनिट की कॉस्ट में ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। क्लियर है? तो अगर हमें पता लगाना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है, तो क्या चेक करना होगा? 1-to-1 कोरिलेशन। अगर हमने कोई खर्चा करा है और वो खर्चा जाकर सीधा किसी भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट में ऐड हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट में जाकर ऐड हो जाता है, तो उस खर्चे को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। और ये जो हमने एक खर्चा करा और डायरेक्टली वो 1 यूनिट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? एलोकेशन बोला जाता है। तो इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा था? डायरेक्टली ट्रेसेबल। देखो, डायरेक्टली ट्रेस कर सकते थे कि 10 रुपए का एक्सपेंस करा है फॉर पर्टिकुलर दिस पेन, तो ये डायरेक्टली खर्चा किसके लिए किया गया है? इस पेन के लिए। तो डायरेक्टली ट्रेसेबल है। अगर आपसे डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो? 1-to-1 कोरिलेशन कर सकते हो। अगर 1-to-1 कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं तो वो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं यहां पर। पहला मटेरियल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो मेरी कंपनी में जींस प्रोड्यूस होती है और एक जींस को बनाने में 5 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है। एक जींस को बनाने में 5 मीटर फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। अब मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट से वो 5 मीटर फैब्रिक परचेज करा, और वो कितने में परचेज करा है? 750 में। अब मैंने 750 रुपीज पे करके वो फैब्रिक लेकर आ गया अपनी फैक्ट्री में और अपनी लेबर को बोला इससे जींस बना दो। मेरी लेबर ने वो 5 मीटर फैब्रिक लिया और उससे एक जींस बना दी। उससे कितनी जींस बनी है? एक जींस। तो वो जो मैंने 750 रुपीज कॉस्ट इंकर करी है, वो कितनी यूनिट के लिए करी है? 1 यूनिट के लिए। तो मेरी पॉकेट से एक खर्चा हुआ 750 रुपीज का, कितनी यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए। तो खर्चा भी 1, यूनिट भी 1। तो कौन सा रिलेशन है यहां पर? 1-to-1 कोरिलेशन है।
और जहां पर 1 to 1 कोरिलेशन होगा वहां पर क्या होता है, एक्सपेंसेस का एलोकेशन, और एलोकेशन करना क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। क्लियर है। लेबर, देखो अभी मैंने बताया था आपको लेबर का एग्जांपल, चलिए जींस में भी लेते हैं एक बार। मेरी लेबर को मैंने बुलाया, मैंने कहा एक जींस बनानी है, कह रही है सर 250 रुपए लेंगे। लेबर ने क्या बोला कि 250 रुपए चार्ज करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप प्रोड्यूस कर दो। तो मेरी लेबर ने एक जींस बनाकर दे दी और मैंने उसको कितना पेमेंट करा, 250 रुपए का। तो ये जो 250 रुपीज का मैंने एक्सपेंस करा है, कितनी यूनिट के लिए करा है, एक यूनिट के लिए, दैट इज एक जींस के लिए। तो मैंने खर्चा भी एक करा, एक्सपेंस भी एक हुआ 750 का, कितनी यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए। तो यहां पर भी एक्सपेंस भी एक है और एक यूनिट भी एक है। तो कौन सा रिलेशन है यहां पर, एक खर्चे से एक यूनिट, कौन सा रिलेशन, 1 to 1 कोरिलेशन। और जहां पर भी 1 to 1 कोरिलेशन होता है क्या बनता है वो, एक्सपेंसेस का एलोकेशन, और एलोकेशन कहां पर कवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन में कवर्ड है। क्लियर है। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस पे आ रहे हैं। देखिए रॉयल्टी एक एग्जांपल हो सकता है किसका, डायरेक्ट एक्सपेंस का। सपोज मेरे यहां जो जींस मैन्युफैक्चर हो रही है उसका जो डिजाइन है ना वो अमेरिका में किसी पर्सन के पास रजिस्टर्ड है, दैट इज अमेरिका के किसी पर्सन ने वो डिजाइन को बनाया था और अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया। अब मैं चाहता हूं कि उसका डिजाइन लेकर मैं सेम डिजाइन की जींस इंडिया में प्रोड्यूस करके सेल करूं। बट अगर मुझे सेम टाइप का डिजाइन बनाना है, सेम डिजाइन की जींस प्रोड्यूस करनी है, तो पहले मुझे उससे क्या लेनी पड़ेगी, उस अमेरिकन पर्सन से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। क्या वो मुझे परमिशन फ्री में दे देगा, नहीं, वो उसके बदले क्या लेगा मुझसे, चार्जेस लेगा। तो उसने मेरे से कहा कि सर मैं एक जींस के लिए आपसे 100 रुपीज चार्ज करूंगा। तो मैंने क्या करा, एक जींस प्रोड्यूस करी, तो पेमेंट कितना करूंगा, 100 रुपीज। तो मेरी पॉकेट से एक एक्सपेंस हुआ 100 रुपीज का, और बदले में कितनी यूनिट बनी जींस की, एक यूनिट। तो एक्सपेंस भी एक, यूनिट भी एक। तो यहां पर भी देखो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 to 1 कोरिलेशन। और जहां पर भी 1 to 1 कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस का एलोकेशन। और एलोकेशन कहां कवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन के अंदर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which can be easily identified oblique directly traceable or allocated to the final product। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, मटेरियल हो सकता है, लेबर भी, और डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी भी। किसी भी एक्सपेंस को पता लगाना हो कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्या चेकआउट करो, 1 to 1 कोरिलेशन। अगर 1 to 1 कोरिलेशन है तो वो एक्सपेंसेस क्या बनेंगे हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस बनेंगे। क्लियर है। अब माइंड में आता है कि सर अगर 1 to 1 कोरिलेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। चलिए अब इस बात को ध्यान से सुनना। सपोज करो मेरी कंपनी में एक महीने के अंदर 10,000 जींस बनी। मेरी कंपनी में एक महीने में कितनी जींस बनी है, 10,000। और मैंने एक महीने का रेंट पे करा अपनी फैक्ट्री का 1 लाख रुपए। अपनी फैक्ट्री का मैंने रेंट पे करा है कितना, 1 लाख रुपए। तो यानी 1 लाख रुपए मेरी पॉकेट से निकले तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। तो एक खर्चा हो गया रेंट के नाम पे 1 लाख रुपए का। अब ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट एक यूनिट में जाकर ऐड होगी, या फिर जितनी यूनिट पूरे मंथ में बनी है दैट इज कॉल्ड 10,000 जींस, तो ये 10,000 जींस पे जाकर ऐड होगी। बताओ ये जो रेंट है 1 लाख रुपए का, वो एक जींस की कॉस्ट में ऐड होगा या 10,000 जींस की कॉस्ट में ऐड होगा, 10,000 जींस की कॉस्ट में ऐड होगा। क्यों, क्योंकि वो रेंट क्या था, पर मंथ। एक महीने के लिए हमने रेंट दिया है कितना, 1 लाख रुपए, और एक महीने में 1 लाख रुपए देकर रेंट, बदले में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 10,000 जींस।
तो 10,000 जींस को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने रेंट कितना दिया है? 1,00,000 रुपए। तो ये 1,00,000 रुपए की जो कॉस्ट है, क्या वो एक जींस की कॉस्ट है या 10,000 जींस की कॉस्ट है? 10,000 जींस की कॉस्ट है। तो यहां पर देखना, खर्चा तो एक हुआ रेंट, बट कितनी यूनिट पे जाकर बटेगा वो? 10,000 यूनिट। तो यहां पर देखो, एक्सपेंस एक और यूनिट कितनी है? 10,000। क्या 1 to 1 कोरिलेशन है? नहीं। यहां पर क्या है? 1 to मल्टीपल कोरिलेशन। भाई एक्सपेंस एक है, बट उस एक्सपेंस को बियर करने के लिए मल्टीपल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पर 1 to 1 कोरिलेशन नहीं है। कौन सा कोरिलेशन है? 1 to मल्टीपल कोरिलेशन है। 1 to 1 कोरिलेशन नहीं है। जब 1 to 1 कोरिलेशन नहीं होगा तो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस बन सकता है? नहीं। क्या बनेगा फिर ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि जो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है उन्हें क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए तो हमें पता है कि क्या चेक करो? 1 to 1 कोरिलेशन। अगर 1 to 1 कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर 1 to 1 कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस ना होकर क्या बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, मैंने जो रेंट पे करा था 1,00,000 रुपए का, ये 1,00,000 रुपए कितनी यूनिट में ऐड होगा? 10,000 यूनिट। तो ये जब मैं 10,000 यूनिट के ऊपर इसको बांटूंगा, ऐड करूंगा इनकी कॉस्ट में, तो इसको बोला जाता है अपोर्शनमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? अपोर्शनमेंट। कि एक खर्चे को एक से ज्यादा यूनिट के ऊपर बांटना है, तो उस बांटने को क्या बोला जाता है? अपोर्शनमेंट बोला जाता है। जबकि देखो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या था? एक खर्चा एक यूनिट, तो वो खर्चा सीधा सीधा जाकर क्या हो रहा था? उस एक यूनिट की कॉस्ट में ऐड हो रहा था। तो जब सीधा सीधा ऐड हो जाएगा तो उसे बोलते हैं एलोकेशन। जब एक खर्चा एक से ज्यादा यूनिट की कॉस्ट में ऐड होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो उसे क्या बोलेंगे? अपोर्शनमेंट बोलेंगे। तो याद रखना, अपोर्शनमेंट किसका होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। और एलोकेशन किसका होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। एलोकेशन का मतलब याद रखना बेटा, एलोकेशन का मतलब क्या होता है? कि वो एक्सपेंस जो किसी भी प्रोडक्ट की एक यूनिट में जाकर सीधा सीधा ऐड हो जाए तो उसे बोलते हैं हम एलोकेशन। अगर कोई भी एक्सपेंस एक से ज्यादा यूनिट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो उसे का क्या किया जाएगा? अपोर्शनमेंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल के ऊपर बेटा। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहला दिया हुआ है लुब्रिकेंट ऑयल। आप सभी बच्चे जानते हैं कि मशीन के अंदर कुछ ऑयल डाला जाता है, उस ऑयल को बोलते हैं लुब्रिकेंट ऑयल। अब मेरी कंपनी में जींस बनती है और जींस के लिए मैंने क्या कर रखा है? मशीनें लगा रखी हैं। तो उन मशीन में मुझे क्या डालना होगा? लुब्रिकेंट ऑयल। मैंने मार्केट से 100 रुपए का लुब्रिकेंट ऑयल खरीदा, अपनी मशीनों में डाल दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट करा, 500 यूनिट जींस की बन गई, उसके बाद वो ऑयल खत्म हो गया। तो यानी मैंने 100 रुपए का एक एक्सपेंस करा, एक एक्सपेंस करा है कितने का? 100 रुपए का, और बदले में कितनी यूनिट बन गई? 500 यूनिट। तो ये 100 रुपए का एक्सपेंस किसी एक यूनिट में ऐड होगा या 500 की 500 यूनिट में जाकर ऐड होगा? सर 500 यूनिट में ऐड होगा। तो यानी यहां पर खर्चा एक है और वो जाकर एक से ज्यादा यूनिट में ऐड होगा। तो कौन सा रिलेशन है यहां पर? 1 to 1 कोरिलेशन या 1 to मल्टीपल कोरिलेशन? 1 to मल्टीपल कोरिलेशन। और जहां पर भी 1 to मल्टीपल कोरिलेशन होता है वो क्या बनता है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और उसका क्या किया जाता है? अपोर्शनमेंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल हमने लिया, थ्रेड रोल। आपने देखा होगा जींस को बनाने के लिए धागे की रिक्वायरमेंट होती है, थ्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं मार्केट में गया, मैंने क्या करा? 10 रुपए का एक रोल या बंडल खरीद लिया और उस रोल से मैंने 5 जींस प्रोड्यूस कर दी।
मैंने 10 रुपए का एक रोल खरीदा और उस रोल से कितनी जींस बनी है? 5 जींस। तो आप मुझे बताओ, ये जो मैंने एक्सपेंस करा था 10 रुपए का, ये जींस की 1 यूनिट में जाकर ऐड होगा या 5 यूनिट में जाकर ऐड होगा? 5 यूनिट में जाकर ऐड होगा। तो यहां पर भी देखो एक्सपेंस एक है, यूनिट कितनी है? मल्टीपल। तो कौन सा कोरिलेशन है? 1 to मल्टीपल कोरिलेशन। और जहां पर भी 1 to मल्टीपल कोरिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या किया जाता है? ओवरहेड किया जाता है, सॉरी अपोर्शनमेंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजर, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करा और उसकी सैलरी है कितनी? 20,000 रुपए। अब एक महीने में सैलरी कितनी लेगा? 20,000 रुपए। अब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ मैंने उसको 20,000 रुपए तो दे दिए, बट ड्यूरिंग दैट मंथ कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है? 5,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई है जींस की। तो यानी उस पर्सन ने, सुपरवाइजर ने कितनी जींस को सुपरविजन करा होगा? कितनी जींस का सुपरविजन करा होगा? 5,000 जींस का। तो यानी मैंने उसको 20,000 रुपए दिए हैं कितनी जींस के सुपरविजन के लिए? 5,000 जींस के सुपरविजन के लिए। तो यानी खर्चा तो एक है 20,000 का, बट कितनी यूनिट के लिए है? 5,000, दैट इज मल्टीपल यूनिट्स के लिए। तो यहां पर कौन सा कोरिलेशन है? 1 to मल्टीपल कोरिलेशन। और जहां पर भी 1 to मल्टीपल कोरिलेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या किया जाता है? अपोर्शनमेंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए इसकी सिमिलरली हेल्पर, मैंने क्या करा, अपनी प्रोडक्शन में जो लेबर एंगेज्ड है उन्हें प्रॉब्लम ना हो कि रॉ मटेरियल लाना है, फिनिश गुड्स उठा के ले जाना है, इसके लिए मैंने क्या दे दिया उनको? हेल्पर दे दिया। तो मैंने एक हेल्पर को अपॉइंट करा, उसकी सैलरी 8,000 रुपए पर मंथ है। तो एक महीने के बाद मैंने उसे 8,000 रुपए दिए, बट एक महीने में मेरी लेबर ने प्रोडक्शन कितना करा? 5,000 जींस का। तो मैंने जो अपने हेल्पर को वो 8,000 कितनी यूनिट के लिए दिए हैं? 5,000 यूनिट के लिए। क्योंकि 5,000 यूनिट बनाने में उसने लेबर को क्या करा है? हेल्प करी है। मटेरियल ला के दिया, फिनिश गुड्स उठा के लेके वेयर हाउस में दिया होगा, तो दैट इज वो क्या कर रहा है? हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इन प्रोडक्शन में। तो मैंने उसको 8,000 रुपए दिए, बदले में कितनी यूनिट कंपनी में प्रोड्यूस हुई है? 5,000। तो यहां पर भी देखो खर्चा एक और यूनिट कितनी है? मल्टीपल। तो कौन सा कोरिलेशन है? 1 to मल्टीपल कोरिलेशन। तो यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा? ये डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या किया जाता है? क्या करते हैं हम? अपोर्शनमेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कौन कौन से एग्जांपल। रेंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। डेप्रिसिएशन, अब मेरी कंपनी में जींस बनाने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, उसका डेप्रिसिएशन है 1,00,000 रुपए पर एनम। 1,00,000 रुपए पर एनम, या मान लेते पर मंथ है। 1,00,000 रुपए पर मंथ डेप्रिसिएशन। और एक महीने में कितनी जींस बन रही है? 10,000 जींस। तो मेरी जो मशीनों का जो डेप्रिसिएशन लगा 1,00,000, वो मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है। मेरे लिए क्या है? वो कॉस्ट है। तो मैंने एक कॉस्ट लगाई डेप्रिसिएशन के नाम पे, कितनी? 1,00,000 रुपए। क्या वो एक जींस के लिए लगी है? नहीं। बदले में कितनी जींस प्रोड्यूस हुई है? 10,000। तो खर्चा एक करा और कितनी जींस बनी? 10,000। तो यहां पे कौन सा कोरिलेशन है? 1 to मल्टीपल कोरिलेशन। और जहां पर भी 1 to मल्टीपल कोरिलेशन होगा वहां क्या होगा बच्चों? क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। वो हमारे लिए क्या बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या किया जाता है? अपोर्शनमेंट किया जाता है। क्लियर है? सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो क्या होता है? मंथली आता है। अब मान लो मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 25,000 रुपए।
तो वो मंथ के एंड में आया होगा और ड्यूरिंग द मंथ कितना यूनिट प्रोड्यूस करा, 10,000 जींस। तो 10,000 जींस को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया, 25,000 रुपए। तो ये जो 25,000 की कॉस्ट इंकर हुई है कितनी यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट के लिए। तो यहां पर भी कौन सा कोरिलेशन है, 1 to मल्टीपल कोरिलेशन है। और जहां पर भी 1 to मल्टीपल कोरिलेशन होगा वो एक्सपेंस क्या बनता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या किया जाता है, अपोर्शनमेंट किया जाता है। तो याद रखना सिंपल है कि किसी भी एक्सपेंस को पता लगाना हो कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्या चेक करोगे बच्चों, कोरिलेशन। अगर 1 to 1 कोरिलेशन हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या होता है, एलोकेशन। अगर 1 to मल्टीपल कोरिलेशन है तो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्या किया जाता है, अपोर्शनमेंट। क्लियर है। चलिए अब आप बताइए कंपनी के अंदर तो ये सारी कॉस्ट इंकर की जाती हैं, चाहे वो डायरेक्ट बने, दैट इज आपने डायरेक्ट का देखा मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में देखो लुब्रिकेंट ऑयल, थ्रेड रोल, सुपरविजन, हेल्पर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सारी कॉस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड फ्रॉम दी कस्टमर। क्या लिखा था, ऑल कॉस्ट। अब चाहे वो क्या हो, डायरेक्ट कॉस्ट हो चाहे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, सारी की सारी कॉस्ट कस्टमर से क्या की जाती है, रिकवर की जाती है। क्लियर है। चलिए अब देखिए हम इसी चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये कंपनी है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनी है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आप बताइए मुझे कंपनी के जो बायर होते हैं वो कौन होते हैं, होलसेलर। कंपनी होलसेलर को बेचती है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचते हैं। तो ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके पास एक बायर आया। ये बायर कौन होगा, होलसेलर, जो क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं। तो जैसे ही ये कंपनी में आया तो कंपनी के एम्प्लॉय ने इनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिखाए कि हमारे यहाँ पे ये गारमेंट्स बनते हैं। फिर इसने जो बायर है इसने क्या करा होगा, पर्टिकुलर गारमेंट की कुछ डिजाइन को सेलेक्ट करा होगा कि मुझे ये वाले गारमेंट्स चाहिए। अब ये होलसेलर है तो कोई 2, 4, 10 यूनिट तो खरीदेगा नहीं। इसने क्या करा, कोई पर्टिकुलर ड्रेस का डिजाइन सेलेक्ट करा और कंपनी के मैनेजर को बुलाया और डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि मुझे इस ड्रेस का 10,000 यूनिट चाहिए, बताओ आप प्राइस क्या दोगे। ये बायर क्या पूछ रहा है कि मुझे 10,000 यूनिट चाहिए इस पर्टिकुलर ड्रेस का, बताओ किस प्राइस पे मुझे बेचोगे। तो दैट इज कॉल्ड, ये बायर क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कंपनी को क्या करना है, कोट करना है इस बायर को। आप सभी बच्चे जानते हो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, डिजायर्ड, दैट इज जितना कंपनी को चाहिए प्रॉफिट वो कॉस्ट में क्या कर देगी, ऐड कर देगी। जितना प्रॉफिट कंपनी को चाहिए वो कॉस्ट में क्या कर देगी, ऐड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी चाहती है 10 रुपए पर यूनिट उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो कॉस्ट में क्या करेगी, 10 रुपए ऐड कर देगी। अगर कंपनी चाहती है मुझे 20 रुपए प्रॉफिट चाहिए तो वो कॉस्ट में कितना ऐड कर देगी, 20 रुपए। तो यानी ये जो प्रॉफिट है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कंपनी की डिजायरनेस के ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट क्या होता है, डिजायर्ड होता है। क्या कॉस्ट कभी डिजायर्ड हो सकती है, नहीं। मैं चाहूं कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस 10 रुपए में बन जाए, भाई मेरी डिजायरनेस है कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस 10 रुपए में बन जाए, क्या पॉसिबल है, नहीं। कॉस्ट कभी भी डिजायर्ड नहीं होती है, कॉस्ट कभी भी डिजायर्ड नहीं होती है। कॉस्ट क्या करते हैं बेटा, कॉस्ट क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। अब कॉस्ट का क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है।
अब कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? चलिए, तो जो उस बायर ने, होलसेलर ने जो ड्रेस सेलेक्ट करी है, हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमने टेलर को बुलाया अपने, ये हमारे टेलर मास्टर हैं, हमने इन्हें बुलाया और इनसे पूछा कि इस ड्रेस को बनाने में कितना फैब्रिक लगेगा। तो इन्होंने कहा सर 2 मीटर कपड़ा लगेगा, और वो कपड़ा बाजार से मान लो 100 रुपए मीटर आता है। तो हमें पता लग गया कि एक ड्रेस को बनाने में फैब्रिक यानी मटेरियल कितने का लगेगा? 200 रुपए का लगेगा। हमारे इस एम्प्लॉय ने हमें बता दिया कि सर जो ड्रेस इस बायर ने सेलेक्ट करी है, इस होलसेलर ने सेलेक्ट करी है, इसको बनाने में 2 मीटर का कपड़ा लगेगा। इसको बनाने में 2 मीटर का कपड़ा लगेगा। और हमने देखा ये जो कपड़ा है बाजार से कितने का आता है? 100 रुपए पर मीटर। तो 2 मीटर लगेगा, तो दैट इज कॉस्ट कितनी आएगी? 200 रुपए। फिर हमने इस एम्प्लॉय से पूछा कि भाई इसको बनाने में टाइम कितना लगेगा? तो इसने कहा सर एक ड्रेस को बनाने में 1 घंटा लगेगा, और ये 1 आवर के चार्जेस लेता हमसे 100 रुपए। इस लेबर ने क्या बोला कि सर इस ड्रेस को बनाने में 1 आवर लगेगा, और हमें पता है ये 1 आवर के लिए चार्जेस कितना लेता है? 100 रुपीज। तो यानी इस ड्रेस को बनाने में लेबर चार्जेस कितनी आएगी? 100 रुपए। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इससे पहले आप जानते हो ये जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट होती है? ये कौन सी कॉस्ट है? ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो मैंने अभी आपको बताया था मटेरियल लेबर क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। दोबारा से एक बार देखो आपको मैं रिकॉल करा रहा हूं। हमारी लेबर ने बोला कि सर 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो हम मार्केट में जाएंगे, 2 मीटर कपड़ा खरीदेंगे, कितने का? 200 रुपए का। तो हमारी पॉकेट से एक कॉस्ट लगी 200 रुपए, और उस 200 रुपए के कपड़े से कितनी यूनिट ड्रेस की, कितनी यूनिट ड्रेस की तैयार होगी? 1 यूनिट। तो खर्चा भी एक, यूनिट भी एक। तो यहां कौन सा कोरिलेशन है? 1 to 1 कोरिलेशन है। तो दैट इज कॉल्ड क्या बनेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली लेबर कह रही है कि यहां पर इस ड्रेस को बनाने में 1 आवर लगेगा, और 1 आवर के लिए वो चार्जेस कितना लेती है? 100 रुपए। तो हम अपनी लेबर को 100 रुपए देंगे, बदले में कितनी यूनिट बन जाएगी? 1 यूनिट। तो यहां पर भी देखो खर्चा भी एक और यूनिट भी एक। तो कौन सा कोरिलेशन? 1 to 1 कोरिलेशन। क्या बनेगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यानी मटेरियल और लेबर क्या बन गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर, हेल्पर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, ये अभी मैंने आपको बताया था क्या है? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया कि दोनों कॉस्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड फ्रॉम दी कस्टमर। तो पहली 2 कॉस्ट मटेरियल लेबर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और बाकी जो कॉस्ट है ये सारी क्या बनेगी? हमारी सारी क्या बनेगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट की तो कैलकुलेशन हो गई, अब हमें कैलकुलेशन किसकी सीखनी है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। चलिए अब देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या आप या मेरी लेबर बता सकती है कि 10,000 यूनिट जो बायर मांग रहा है, उस यूनिट को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम्ड होगा? बता सकते हो? नहीं भाई, लेबर ने, इस टेलर ने ये तो बता दिया कि 2 मीटर कपड़ा लगेगा, हमने कॉस्ट निकाल ली 200 रुपए। 1 घंटा 1 यूनिट को बनाने में लगेगा, तो हमने निकाल दिया कितना? 100 रुपए कॉस्ट। बट 10,000 यूनिट को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम्ड होगी? क्या ये लेबर बता सकती है? नहीं। आप बता सकते हो? नहीं। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो कैलकुलेट नहीं हो रहे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं वाटर चार्जेस। 10,000 यूनिट को बनाने में मेरी लेबर
कितना वाटर कंज्यूम करेगी, आप बता सकते हो? नहीं, तो दैट इज वाटर चार्जेस भी कैलकुलेट नहीं हो सकते। हेल्पर चार्जेस, देखो 10,000 यूनिट बनाने में हेल्पर कितना चार्जेस लेगा या हेल्पर के चार्जेस कितने होंगे, आप बता सकते हो? नहीं, ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। 10,000 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा और उसके लिए कितना रेंट देना होगा, क्या आप बता सकते हो? भाई 10,000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो? एग्जैक्टली बताना, एग्जैक्टली इतना लगेगा। क्योंकि अगर हमने एक बार एग्जैक्टली टाइम पता लगा लिया तो हम रेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली, इस बात का पता लगाना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो यानी इस बात को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। डेप्रीसिएशन, देखो ये भी किस पे डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर, कि 10,000 यूनिट को बनाने में कितने टाइम मशीन रन करेगी, क्या बता सकते हो आप? नहीं, तो ये भी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगी। अब लुब्रिकेंट ऑयल, अब मशीन कितने आवर चलेगी इस बात का पता नहीं लग सकता, तो ये भी नहीं पता लगाया जा सकता कि लुब्रिकेंट ऑयल कितना कंज्यूम्ड होगा। क्योंकि मशीन ज्यादा चलेगी तो लुब्रिकेंट ऑयल क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम्ड होगा। मशीन कम चलेगी तो ऑयल क्या होगा, कम कंज्यूम्ड होगा। तो ऑयल की कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो पहले पता लगाना होगा कि कितने आवर मशीन चलेगी, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यानी लुब्रिकेंट ऑयल का भी कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। सुपरविजन चार्जेस, ये भी डिपेंड किस पर करता है, आर के ऊपर, कि 10,000 यूनिट को बनाने में कितने आर सुपरविजन रिक्वायर्ड होगा। क्या बता सकते हो आप कि एक्चुअल में जब 10,000 यूनिट बनेगी तो कितने आर सुपरविजन रिक्वायर्ड होगा, बता सकते हो? नहीं। तो यानी ये सारी कॉस्ट जो कि हमारे लिए क्या थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थी, हम इन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं करे तो क्या बेटा ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड होते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड होती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं, बट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगी। अगर कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हुई तो बच्चों बताओ क्या ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हुई तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं होगा। अगर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं हुआ तो आप बायर को कोट नहीं कर पाओगे, आप बायर को प्राइस नहीं बता पाओगे। अगर आपने बायर को प्राइस नहीं बताया तो क्या बायर खरीद लेगा? बताओ, बायर खरीद लेगा? नहीं, बायर नहीं खरीदेगा। तो हम तो चाहते हैं कि भाई हम तो क्या करें, बायर को ज्यादा से ज्यादा बेचें, क्योंकि हम बायर को जितना ज्यादा बेच देंगे उतना ही तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम तो चाहते हैं कि क्या करें, हम बायर को सेल कर दें, बट सेल के लिए जरूरी क्या है, सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन। और सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, डिजायर्ड, कॉस्ट का क्या होता है, कैलकुलेशन। बट कॉस्ट की कैलकुलेशन के टाइम पे डायरेक्ट एक्सपेंस तो कैलकुलेट हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। अब कंपनी के लिए जरूरी है कि किसी भी तरीके से वो क्या करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करें, क्योंकि एक बार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो गए तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट निकला तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देन हम बायर को वो प्राइस बताकर अपनी यूनिट सेल कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए तो बहुत जरूरी है कि इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया जाए। अब कैसे करे कंपनी, चलिए कंपनी क्या करेगी इसके लिए, कंपनी लास्ट ईयर को चेक करेगी। भाई लास्ट ईयर भी तो कंपनी ने क्या करा था, प्रोडक्शन करा था।
तो कंपनी ने क्या करा, लास्ट ईयर में जितने भी फैक्ट्री में ओवरहेड्स इंकर्ड हुए हैं उन सबका कैलकुलेशन करा। उन सबका क्या करा कंपनी ने, कैलकुलेशन करा। भाई लास्ट ईयर में इलेक्ट्रिसिटी पे कितना कॉस्ट इंकर हुआ था, 6 लाख रुपए। वाटर चार्जेस कितने थे, 1 लाख। रेंट कितना दिया था, 12 लाख। डेप्रिसिएशन 10 लाख, अदर 1 लाख, टोटल कितना, 20 लाख रुपए। तो यानी लास्ट ईयर में ओवरहेड के नाम पे कितना खर्च किया गया था, 20 लाख रुपए। अब कंपनी ने एस्टिमेट करा हर साल जो हमारी कॉस्ट है वो क्या होते हैं, प्राइस 10% से बढ़ जाते हैं। तो यानी जो खर्चा लास्ट ईयर 20 लाख का हुआ था ओवरहेड पे, इस साल कितने का होगा, 22 लाख रुपए का। तो कंपनी ने करंट ईयर में पता लगा लिया कि एक्सपेंस कितना होगा, 22 लाख रुपए का होगा। अब हमें ये 22 लाख रुपए कस्टमर से क्या करने हैं, रिकवर करने हैं। बट ये 22 लाख रुपए पूरे साल के कॉस्ट है, पूरे साल का एक्सपेंस है। बट हमें तो क्या करना है, 10,000 यूनिट के लिए निकालना है, क्योंकि वो बायर कितना खरीद रहा था, 10,000 यूनिट। कैसे निकालेंगे, चलिए उसके लिए मैंने आपको बताया हाउ टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड इन टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट में कैसे चार्ज करेंगे, तो देखो चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला मेथड हमने ले लिया बस्टेड प्रोडक्शन यूनिट। भाई कंपनी ने क्या करा, एस्टिमेशन लगाया है ना कि 22 लाख रुपए करंट ईयर में, इस साल में क्या होगा, ओवरहेड के नाम पे खर्च किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड टू बी इंकर्ड। ये इतना पैसा खर्च होगा ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो कंपनी एस्टिमेट कर ले कि करंट ईयर में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा। भाई 22 लाख रुपए खर्च होगा, इस बात का तो आपने कैलकुलेशन लगा लिया। साथ साथ ये भी कैलकुलेट कर लो ना कि कितना यूनिट इस साल में प्रोड्यूस होगा। तो हम उससे क्या निकल के आ जाएगा, चार्जिंग रेट निकल के आ जाएगा। देखिए हमने पहला यही बेस लिया बेटा, चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ बस्टेड प्रोडक्शन यूनिट। देखिए 22 लाख रुपए हमने कॉस्ट निकाल ली, एक साल में लगेगी। हमने एस्टिमेट करा कि एक साल में कितनी यूनिट बनेगी, 1 लाख। तो पर यूनिट हमारे को ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने का लगेगा, 22 रुपए का। तो अब देखो 22 रुपए पर यूनिट हमारी कॉस्ट आएगी, और कस्टमर को हमने कितनी यूनिट बेचनी है, 10,000। तो 22 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यानी 2,20,000 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए आप ऐड कर दो, किसमें, टोटल कॉस्ट में। तो दैट इज यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या कर देंगे, 2,20,000 रुपए ऐड कर देंगे। जैसे ही 2,20,000 रुपए ये कैलकुलेट हो गया तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है। देखिए यही सारी बातें लिखी है मैंने। फॉर कंप्यूटिंग फैक्ट्री ओवरहेड कंपनी क्या करती है, मेक्स द एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। कंपनी क्या करती है, एस्टिमेशन लगाती है लास्ट ईयर के बेस के ऊपर। सब्जेक्ट टू एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द प्राइस इन द करंट ईयर। साथ साथ करंट ईयर में कितना प्राइस में चेंजेस होगा इसका भी एक्सपेक्टेशन करके वो क्या निकाल लेगी, करंट ईयर की एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेगी। क्लियर है। चलिए तो आपने यहां पे सीखा कंपनी ओवरहेड का एस्टिमेशन कैसे लगाती है, लास्ट ईयर के ओवरहेड के बेस के ऊपर, प्लस करंट ईयर में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ओवरहेड की कॉस्ट को डिटरमाइन करती है। साथ साथ कंपनी एस्टिमेशन लगाएगी कि करंट ईयर में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, और अकॉर्डिंगली क्या डिसाइड करेगी, रिकवरी रेट। जैसे 22 लाख रुपए हमने देखा था ओवरहेड हमारे क्या होंगे, इंकर होंगे। साथ साथ कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, 1 लाख यूनिट। तो हमने निकाल दिया 22 रुपए पर यूनिट क्या होगा, ओवरहेड की कॉस्ट आएगी। अब 10,000 यूनिट कस्टमर खरीद रहे हैं और पर यूनिट ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है, 22 रुपए। तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 2,20,000। यानी 10,000 यूनिट को बनाने में टोटल ओवरहेड कितना लगेगा,
2,20,000 रुपए। इस 2,20,000 को हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जब हमारी कॉस्ट में ऐड करा तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट निकल गई तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। बट बहुत सारी कंपनी में डिफिकल्टीज क्या आती है कि कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे ये गारमेंट कंपनी है तो क्या कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही होगी, नहीं, ये मल्टीपल गारमेंट्स की यूनिट बना रही होगी। अब मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी में बन रहा है तो हर एक प्रोडक्ट की कितनी यूनिट नेक्स्ट ईयर में प्रोड्यूस होगी, इस बात का एस्टिमेशन लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मल्टीपल यूनिट अगर कंपनी में प्रोड्यूस हो रही है तो हर एक प्रोडक्ट की कितनी कितनी यूनिट्स नेक्स्ट ईयर में प्रोड्यूस होगी, इस बात का एस्टिमेशन लगाना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, कभी भी यूनिट्स को बेस नहीं बनाती। अब फिर क्या करे कंपनी, क्योंकि यूनिट को बेस बनाना तो क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। कंपनी क्या करती है, लेबर आर देखती है। अगर करंट ईयर में ना तो किसी लेबर का अपॉइंटमेंट हुआ है और ना ही कोई लेबर छोड़ के गई है, तो एस्टिमेशन लगाना बहुत आसान हो जाता है। अगर सेम नंबर ऑफ लेबर जितनी लास्ट ईयर में थी, वो सेम नंबर ऑफ लेबर अगर करंट ईयर में भी काम कर रही है, तो एस्टिमेशन बहुत आसानी से लगा सकते हो कि जितना लेबर ने लास्ट ईयर में काम करा था, सेम नंबर ऑफ आर वो करंट ईयर में भी क्या करेगी, काम करेगी। तो हमने यहां देखा कि हमारा ओवरहेड का एस्टिमेशन कितना लगाया था, 22 लाख रुपए का। ये कितना लगाया हमने, 22 लाख रुपए का। और हमने एस्टिमेट कर लिया कि लास्ट ईयर लेबर ने कितना काम करा था, 4 लाख आर, तो करंट ईयर में भी कितना काम करेगी, 4 लाख आर। तो पर आर लेबर अगर काम करती है पर आर, हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज कॉल्ड 5.5 पर लेबर आर। इसका मतलब अगर मेरे फैक्ट्री में लेबर 1 घंटा काम करती है, अगर लेबर 1 आवर काम करती है, तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी आती है, 5.5। अब मैं पता लगाऊंगा कि जो कस्टमर है वो कितनी यूनिट मांग रहा है, 10,000 यूनिट। इस 10,000 यूनिट को बनाने में टाइम कितना लगेगा, इस बात का कैलकुलेशन करूंगा। और मैंने वो आर को एज्यूम करा क्योंकि मेरी लेबर ने बता दिया कि 1 यूनिट को बनाने में कितना लग रहा है, सर 2 घंटे लगेंगे। तो 10,000 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लेगी लेबर, 20,000 घंटे। तो लेबर जब 20,000 आर काम करेगी तो मुझे पहले ही पता है ओवरहेड कॉस्ट पर आर कितनी आती है, 5.5। तो मेरा ओवरहेड कितने का लगेगा, 1,10,000 रुपए का। तो दिस इज अनदर वे टू चार्ज ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर। क्लियर है। चलिए अब देखो एक और बेस है। अब कंपनी लेबर आर बेस को भी अडॉप्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि देखो लेबर कभी भी सेम एफिशिएंसी लेवल पे काम नहीं करती। सपोज उसने लास्ट ईयर 80% कैपेसिटी पे काम करा था और कितने आर काम करा, 4 लाख घंटे काम करे, 4 लाख आर काम करा। क्या इस बात की गारंटी है कि करंट ईयर में भी वो 80% पे ही काम करेगी, दैट इज 4 लाख घंटे ही काम करेगी? नहीं। अगर मेरी लेबर ने एफिशिएंसी लेवल कम कर दिया, धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया, तो आर क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। जब ज्यादा आर लगेंगे तो मेरी कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा लगेगी। भाई लेबर धीरे काम करेगी तो एक्चुअल में मेरी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा लगेगी। बट कस्टमर से तो मैं क्या कर रहा हूं, कम लूंगा, क्योंकि कस्टमर को तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मेरा प्राइस तो ये होगा। अब बाद में अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ जाए तो मैं क्या प्राइस रिवाइज कर सकता हूं, नहीं। ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास ये कस्टमर आया 10,000 यूनिट के लिए, क्या इसने खरीद ली, नहीं। खरीदने से पहले क्या पूछ रहा है, प्राइस। अब
प्राइस अगर मैंने एक बार इसे बता दिया कि प्राइस इतना है, क्योंकि प्राइस निकालने के लिए मैंने कॉस्ट को क्या करा था, एस्टिमेशन लगाया था, ओवरहेड इतने का लगेगा, और उस बेस के ऊपर मैंने क्या करा, कॉस्ट निकाली और प्राइस बता दिया। अब रियलिटी के अंदर एक्चुअल में अगर मेरी कॉस्ट मेरे एस्टिमेशन से ज्यादा लग जाए, क्योंकि मेरी लेबर धीरे काम करेगी तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा लगेगी, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लगेगी। जब कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो क्या मैं अब कस्टमर से सेलिंग प्राइस ज्यादा ले सकता हूं? नहीं, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कंपनी को भी ये बात पता है कि लेबर आर बेस के ऊपर अगर हमने प्राइस को सेट करा, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करा, तो हमें लॉस होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। तो कंपनी लेबर आर को भी बेस नहीं बनाती है। तो देखो अभी हमने दो मेथड पढ़े, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, वो भी कंपनी बेस नहीं बनाती। फिर हमने एक नया मेथड लिया लेबर आर बेसिस, वो भी कंपनी बेस नहीं बना रही। अब थर्ड मेथड आ रहा है हमारा मशीन आर बेसिस। थर्ड मेथड क्या है, मशीन आर बेसिस। यहां पर क्या होगा, कंपनी ने एस्टिमेशन तो लगाया था कि ओवरहेड कितना लगेगा, 22 लाख रुपए का। साथ साथ कंपनी एस्टिमेट करेगी कि करंट पीरियड में कितने आर मशीन रन करेगी। कंपनी ने एस्टिमेशन करा कि मशीन रन कितना करेगी, 5 लाख आर। तो कंपनी ने रेट निकाल लिया कितना, 4.4। यानी अगर 1 घंटा मशीन फैक्ट्री में चलेगी तो ओवरहेड कितने का लगेगा, 4.4। अब पता लगा लो कि कस्टमर की 10,000 यूनिट को बनाने में कितने आर मशीन चलेगी। तो हमने पता लगा लिया कितना, 30,000। और हमने क्या करा, 30,000 आर मशीन चलेगी और पर आर ओवरहेड कॉस्ट कंपनी को कितनी आएगी, 4.4। तो कंपनी को पता है उस 10,000 यूनिट को बनाने में ओवरहेड कितना लगेगा, 1,32,000 रुपए का। तो कंपनी कॉस्ट में 1,32,000 ऐड करके क्या निकाल लेगी, सेलिंग प्राइस। अब बात आती है ये सर ये जो एस्टिमेशन लगाया था मशीन आर का, ये कैसे लगाया होगा। सेम लास्ट ईयर के बेस के ऊपर। भाई लास्ट ईयर भी तो लेबर ने क्या करा था, काम करा था। और आपको भी पता है लेबर काम किस पे करती है, मशीन के ऊपर। अगर करंट ईयर में सेम नंबर ऑफ लेबर जो लास्ट ईयर की थी वो काम कर रही हैं, तो क्या होगा, मशीन आर भी सेम होंगे। अब ध्यान से सुनना, मेरी लेबर मान लो ये पेन बनाती है और इस पेन को बनाने में मशीन के ऊपर 1 घंटा लगता है। इस पेन को बनाने में मशीन कितना टाइम लेती है, 1 घंटा। अब मेरी लेबर स्लो काम करे या फास्ट काम करे, भाई इस पेन को बनाने में मशीन कितना लेगी, 1 घंटा। चाहे लेबर जितना मर्जी काम करे, 80% कैपेसिटी पे काम करे, 90 पे करे, चाहे 70% पे करे, मशीन का टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे लेबर का एफिशिएंसी लेवल हाई हो चाहे लो हो। तो लेबर की अगर एफिशिएंसी लो भी हो जाए तब भी मशीन कितना टाइम लेगी, 1 आवर ही लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी मशीन आवर को बेस बनाती है तो कंपनी को लॉस नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में, कमिंग ईयर में लेबर एफिशिएंसी अगर कम भी हो जाए तब भी मशीन क्या करेगी, सेम टाइम कंज्यूम्ड करेगी। जब सेम टाइम कंज्यूम्ड करेगी तो जितना हमने कॉस्ट सोचा था उतना ही कॉस्ट इंकर होगा। तो सबसे एप्रोप्रिएट बेस कौन सा होता है, मशीन आर। इसलिए एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, मशीन आर रेट के आते हैं। अब देखो ये रेट हमने कैसे निकाला, दैट इज कॉल्ड, ये क्या था, बजटेड एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आर। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया मशीन आर रेट का मतलब क्या था। भाई मशीन आर रेट कैसे निकाला, देखिए यहां पर मशीन आर रेट कैसे निकाला था, ओवरहेड, ये एस्टिमेटेड ओवरहेड थे, ये एस्टिमेटेड आर थे। तो फार्मूला बन गया था यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आर।
भाई फैक्ट्री ओवरहेड 22 लाख रुपए के थे, मशीन आर से क्या करा, डिवाइड कर दिया। साथ साथ ये जो 4.4 निकल के आया था, ये क्या था, ओवरहेड कॉस्ट, कि अगर 1 घंटा मशीन फैक्ट्री में चलेगी तो ओवरहेड कितने का लगेगा, 4.4। तो दैट इज क्या है ये, इट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन 1 आवर। अगर 1 घंटा एक मशीन चल जाए फैक्ट्री में तो ओवरहेड कितने का लगेगा, 4.4। तो दैट इज कॉल्ड, यही डेफिनेशन लिखी हुई है, मशीन आवर रेट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रनिंग पर मशीन पर आवर। क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये जो हमने चार्जिंग रेट निकाला था ना, ये जो अभी हमने रेट निकाले, इनको क्या बोला जाता है, चार्जिंग रेट। क्योंकि ये वो रेट है जिस रेट के ऊपर आप कस्टमर से क्या करते हो, कॉस्ट चार्ज करते हो। इसका एक और नाम है रिकवरी रेट। भाई कस्टमर से चार्ज करो या कस्टमर से क्या कर लो, रिकवर कर लो, बात तो एक ही है। तो चार्जिंग रेट का एक और नाम बन गया रिकवरी रेट। इस रेट का एक और नाम है एप्लीकेशन रेट। ये एप्लीकेशन रेट क्यों है, देखिए जो रेट आपने निकाला, जैसे ये रेट यहां पे निकाला था 4.4, आपने इसी रेट को तो यहां पर क्या करा है, अप्लाई करा है। तो दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, एप्लीकेशन रेट है। कि किसी भी कस्टमर की कॉस्ट को अगर निकालना होगा तो यही रेट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एप्लीकेशन रेट। तो एग्जाम में क्या होता है, अलग अलग नाम से बोल देता है, कभी चार्जिंग रेट बोलेगा, कभी रिकवरी रेट, कभी एप्लीकेशन रेट, और इसका एक नाम और है प्री डिटरमाइंड रेट। अब एक बात बताओ, ये जो रेट है, ये रेट कंपनी क्या करती है, पहले ही निकाल लेती है। दैट इज, कंपनी क्या करेगी, 1 अप्रैल को आते ही सबसे पहले इस रेट को कैलकुलेट करेगी। क्योंकि कंपनी के पास कस्टमर तो कभी भी आ सकता है। भाई जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल आई, तो पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि कस्टमर तो आ ही सकता है। अगर कस्टमर आया तो हमें क्या निकालना होगा उसके लिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट की कैलकुलेशन। अब कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट कॉस्ट तो निकल जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, कोई ना कोई बेस लेके हमें चार्जिंग रेट निकालना होगा। तो कस्टमर अगर आया और उसे बोला हमने सर 2 घंटे वेट करो, हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो काम वेट करेगा, क्या वो वेट करेगा, नहीं। तो कंपनी कस्टमर के आने से पहले इस रेट को क्या कर लेती है, कैलकुलेट कर लेती है। तो कस्टमर के आने से पहले ही क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड, ये रेट क्या है, प्री डिटरमाइंड रेट। कस्टमर के आने से पहले ही डिटरमाइन कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड रेट। और इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट का ही मतलब क्या होता है, रिकवरी रेट होता है। क्लियर है।